पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री ने बालाजी महाराज के दर्शन किए हैं और पूजा अर्चना की। बालाजी मंदिर पहुंचने पर महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज ने गहलोत का गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने महंत नरेशपुरी महाराज का आशीर्वाद लिया। इस दौरान पूर्व मंत्री ममता भूपेश भी मौजूद रहीं। वहीं पर अशोक गहलोत ने कहा कि बालाजी मंदिर की पहले से बेहतरीन व्यवस्था है, इसका पूरा श्रेय महंत नरेशपुरी महाराज को जाता है। आते थे, पहले आते थे, उसमें तो रात दिन का फर्क हो गया ना। सभी लोग खुश हैं, जो आते हैं, जितने भक्त आते हैं वही बात करते हैं साहब कि मैंने कोई बालाजी में तो नक्शा बदल दिया है। खबर जयपुर के बस्ती से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भरतपुर जाते समय सड़क मार्ग पर जगह जगह जोरदार स्वागत हुआ। आगरा रोड स्थित कानौता, बस्तीचक और बास्खो और जटवाड़ा में अशोक गहलोत का स्वागत किया गया। क्षेत्रीय विधायक और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माला साफा पहनाकर स्वागत किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने इस दौरान झर बावड़ी का भी निरीक्षण किया। और ऐसे रुख करते हैं विधानसभा का, जहां पर मंत्री जोगाराम पटेल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। युवा हो या जेल गया नहीं गया कोई विषय नहीं है, लेकिन इमरजेंसी के दौरान उसने वो कालखंड देखा हो। वो सभी सदस्य बोले जो इमरजेंसी के कालखंड के बाद में इस संसार में आए हैं, और प्रतिपक्ष के नेता भी 45 साल के ही हैं और इमरजेंसी को लगे हुए 50 साल हो गए। अच्छा होता जो वरिष्ठ सदस्य उनको बुलवाते और उनके मुंह से ही कहलवा देते कि नहीं इमरजेंसी का कालखंड ठीक था, तो हमको लगता कि नहीं, जिन्होंने ये आप कालखंड देखा है वो इस संबंध में बोल रहे हैं। दूसरा, किसी भी माननीय सदस्य ने जो प्रतिपक्ष की ओर से बोले इस बिल पर, इमरजेंसी कालखंड पर लोकतंत्र सेनानियों ने जो प्रताड़नाएं सही, उनके साथ जो अन्याय हुआ, जातियां हुई, उनको बिना वजह, बिना किसी अपराध, बिना किसी कानून के जेल में रखा, उसके संबंध में एक शब्द नहीं बोले। उधर की बातें, किसान आंदोलन, एमएसपी, वो उधर की बेलगाम कोई भी बातें बोली जो इस बिल से संबंधित नहीं है। मित्रों, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले, संविधान की दुहाई देने वालों ने कहीं ये विषय नहीं रखा कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ा। स्वर्गीय राज बहादुर जी उनके सामने थे। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव जीतना बताई और राज बहादुर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी याचिका पेश की कि इन्होंने इलेक्शन में भ्रष्टाचार अपनाया, अनियमितता की। माननीय न्यायाधिपति जगमोहन जी ने सभी को सुनने के उपरांत डिटेल जजमेंट से ये माना कि इस चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने भ्रष्टाचार के आचरण किया है, अनियमितता की है, उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और 6 साल के लिए भविष्य में चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। अच्छा होता स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी संविधान को बनाए हुए, माननीय अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान को मानती, न्यायपालिका में विश्वास करती और कहती है ठीक है साहब, मैं उससे बाद में चुनाव लड़ूंगा। यह उनके पास ऑप्शन था जो उन्होंने अपनाया। वो डीबी में गई, अपील की। माननीय न्यायाधिपति कृष्ण अय्यर और डीबी ने यह निर्णय पारित किया एड ऑर्डर के रूप में कि आपका जो पार्लियामेंट में जाने का अधिकार तो रहेगा, परंतु आप वोट का अधिकार नहीं है। और उससे वो तिल मिला करके राजधानी की जो स्पीच हुई, राजधानी को जो मीटिंग हुई पटना में, जनता आ रही है, शासन खाली करो, उस नारे से जो जनता प्रभावित हुई और उसे इमरजेंसी लगा दी। कितनी कितनी यातनाएं आम नागरिक जिन्होंने भी झेली, जन नेताओं ने झेली। सारे प्रिंट मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई, बोलने का अधिकार, लेखने का अधिकार को खत्म कर दिया और लोग त्राईमाम करने लगे। और उस दौर में जिन जिन लोगों ने यातनाएं सही राजस्थान में,
लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए 19 महीने 20 महीने जेल में रहे, कोई अपराध उनके खिलाफ दर्ज नहीं हुआ, उन लोगों का सम्मान हेतु ये पेंशन 2008 में हमारी तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने, श्रीमती वसुंधरा जी ने इसको प्रारंभ की। 2000 जब वसुंधरा जी की सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया और कांग्रेस का राज आ गया तो उन्होंने इसको खत्म कर दिया। पुनः जब भाजपा की सरकार आई तो वसुंधरा जी ने पुनः इसे लागू कर दिया और फिर कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने फिर खत्म कर दिया। अभी 24 मार्च 2024 को यशस्वी भजनलाल जी की सरकार ने पुनः इसे लागू कर दिया। अभी 2000 रुपये इन स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन के रूप में, 4000 रुपये मेडिकल हेल्प के रूप में और रोडवेज में इनको मुफ्त यात्रा की सहायता मिलती है। अगर स्वतंत्रता सेनानी कोई पुरुष है, उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को, और पत्नी है कोई महिला है तो उसके पति को सहायता मिलती है। हमारा प्रयास है कि ये सहायता इनको निरंतर जारी रहे। अभी टोटल कुल 1140 व्यक्ति है जिनको ये पेंशन मिल रही है। अनेक माननीय सदस्यों ने जो हमारे समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों में सुविधा मिले, उनको साथ एक अटेंडेंट भी है, क्योंकि वो सब जितने भी लोग हैं अब वो करीब 70, 75, 80 साल की उम्र के लगभग हैं, उनको एक अटेंडेंट सुविधा दी जावे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी ने अप्लाई करने में 90 दिन से ज़्यादा ऐसा हो गया है उनको सुविधा मिली जावे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी मांग की है कि इनको सम्मान दिवस के रूप में भी मनाया जावे। उन्होंने जो भी माननीय कालीचंद जी सराफ ने, अतुल जी बंसाली ने, ऋतु बनावत ने, इन तन माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिए हैं वो सुझाव बहुत काम के थे और वो नियमानुसार नियम माने योग्य है, उनको नियमों में सम्मानित करेंगे। और जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी, लोकतंत्र सेनानियों की रक्षा के निमित्त, उनके सम्मान के निमित्त उनका मान सम्मान बढ़े, आने वाली पीढ़ियां याद करें कि इन्होंने लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए कितनी यातनाएं सही है, उसका सब सम्मान करेंगे, नियम बनाएंगे और नियम लागू करेंगे। धन्यवाद। पटेल साहब, आपको सरकार भजनलाल की सरकार बहुत बढ़िया विधेयक भी ला रही है, घोषणाएं भी कर रही है, लेकिन हालात पे कब तक आ जाएगी? एक भी अभी तक घोषणाएं की हैं, ये विधेयक लाए। मान्य साथी, प्रथम बजट की लैंड अलॉटमेंट की 90%। राजस्थान विधानसभा में बाहरी राज्यों के युवाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने का मुद्दा गरमाया हुआ है। शाहपुरा विधायक मनीष यादव ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए राज्य सरकार से सवाल किया है कि क्यों बाहरी राज्यों के युवाओं को यहां की सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि राजस्थान के स्थानीय युवाओं को यह अवसर नहीं मिल पा रहा है। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के बेरोजगार युवा लंबे समय से नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि बाहरी राज्यों के युवाओं को यहां की सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता क्यों दी जा रही है? क्या यह न्यायपूर्ण है? राज्य में रोजगार की स्थिति को देखते हुए यह मुद्दा राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। जहां कई अन्य जगहों पर अपने स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरी में विशेष प्राथमिकता दी जाती है, वहीं राजस्थान में यह मुद्दा अब तूल पकड़ने लगा है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने का प्रावधान है, जिससे वहां के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिलते हैं। इन राज्यों में यह नीति राज्य के विकास और युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। अन्य राज्यों ने स्थानीय हक में यह कदम उठाए। मध्य प्रदेश में बाहरी अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 25 साल तक की गई है। अक्टूबर 2017 में एमपी की पटवारी भर्ती में स्थानीय होने की अनिवार्यता रखी गई। पंजाब की स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 भर्ती में पंजाबी भाषा की अनिवार्यता रखी। छत्तीसगढ़ में 2018 में निकाली गई असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती में छत्तीसगढ़ निवासी योग्य माने गए। सिक्किम की पब्लिक सर्विस कमीशन की 22 मार्च 2018 असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती में केवल स्थानीय अभ्यर्थियों को ही आवेदन की छूट दी गई। तेलंगाना की 2017 की
AEN भर्ती में स्थानीयों के आवेदन मांग। राजस्थान सरकार ने इस मुद्दे पर फिलहाल कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है, लेकिन राज्यों के युवाओं के बीच इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह नीति लागू होती है तो यह राज्य के युवाओं के लिए सरकारी भर्तियों में बड़ा अवसर बन सकती है। राजस्थान में जो भी भर्तियां हो रही है उसमें बाहरी राज्यों का कोटा सरकार को निश्चित करना चाहिए, या फिर जो अन्य राज्यों के माध्यम से जो नोटिफिकेशन निकलते हैं भर्तियों के, उनमें दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को रोकने के लिए अलग अलग माध्यम बनाए जाते हैं। किसी में लैंग्वेज का है तो किसी में स्थानीय जो जीके का वेटेज है उसको बढ़ा के दिया, परीक्षा जो सिलेबस है उसमें शामिल किया जाता है। लेकिन राजस्थान में इस प्रकार का नहीं होना प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ कुठाराघात है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में राजस्थान की भर्तियों के लिए बड़ी बड़ी कोचिंग है, उनके कोचिंग संस्थानों के माध्यम से उनको तैयारियां करवाई जा रही है, तो क्या राजस्थान के प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं उनको इन नौकरियों में अवसर नहीं मिलेगा? सरकार से यही मांग है कि राजस्थान का जीके को ज़्यादा वेटेज दिया जाए। और बहुत सी भर्तियां तो ऐसी हैं जिनमें 10 से 15% लोग बाहर के सिलेक्शन हो रहे हैं, तो प्रदेश के स्थानीय युवा वोट देकर भी रोजगार के लिए भटक रहे हैं। सरकार को इस बहुत बड़ी समस्या है, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा प्रदेश के युवाओं में असंतोष बढ़ता जाए। इस पूरे मामले पर बेरोजगार नेता हनुमान किसान का कहना है कि हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। कई बार पहले भी हमने सरकार को इस गंभीर मुद्दे पर अवगत कराया है, लेकिन सरकार ने इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। कि सर, जब पिछली बार कांग्रेस सरकार थी तभी से हम लगातार इस आवाज को लगातार बुलंद कर रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों सरकारें ये दावा करती है कि हम जो भी भर्तियां राजस्थान में निकालते हैं उसमें प्रदेश के युवाओं को 100% अवसर देते हैं, लेकिन इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। जब हम कांग्रेस सरकार होती है तो बीजेपी हमारा साथ देती है, जब बीजेपी सरकार होती है तो कांग्रेस हमारा साथ देती है। हाल ही में 22 जून 2024 को माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी से हमारी इसको लेकर मुलाकात हुई थी, तब भी हमने मजबूती से बात रखी थी कि सर जो बाहरी राज्य का जो कोटा है उसको आपको फिक्स करना चाहिए, या स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए कोई ना कोई प्रावधान करना चाहिए। आज सत्ता में बीजेपी सरकार है तो कांग्रेस ये मांग बुलंद कर रही है, जब कांग्रेस पक्ष में थी तो कांग्रेस ने भी इस मांग का दरकिनार किया था। देखिए, बाहरी जो राज्य है उसमें हमारे यहाँ के युवाओं को मौका नहीं मिलता। जो बादशाही राज्य है, चाहे पंजाब हो, चाहे उड़ीसा हो, गोवा हो, मिजोरम हो, इन तमाम राज्य में एक शर्त ये रखी जाती है कि हमारी स्थानीय भाषा आपको आनी चाहिए, क्योंकि अन्य राज्यों की स्थानीय भाषा आएगी नहीं तो अपने आप स्थानीय युवा फोरम नहीं भरते। मध्य प्रदेश में प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। सबसे पहले जनप्रिय विधायक भाई साहब मनीष यादव जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये समस्या सिर्फ मेरी नहीं, राजस्थान के तमाम युवाओं की है। आप ये देखिए कि हाल ही में रीट की परीक्षा आयोजित करवाई गई 27-28 फरवरी को, जिसमें हमने ये देखा कि भारी कोटे के जो अभ्यर्थी हैं, बाहरी राज्यों से अभ्यर्थी हैं, वो 1.5 लाख से ज़्यादा है। और ये समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जैसे हर भर्ती के अंदर जिस तरह से भारी कोटे के अभ्यर्थियों की दखलंदाजी बढ़ रही है, उससे अपने स्थानीय जो छात्र हैं, स्थानीय जो अभ्यर्थी हैं, उनका कहीं ना कहीं मारा जा रहा है। और हाल ही में जो बड़ी बड़ी भर्तियाँ राजस्थान सरकार ने निकाली है, जैसे 53,000 की भर्ती निकाली है, और सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के अंदर जो वैकेंसियाँ निकल रही हैं उसमें भारी कोटा फिक्स नहीं होने की वजह से राजस्थान के अभ्यर्थी, स्थानीय अभ्यर्थियों के हकों को मारा जा रहा है। देखिए, राजस्थान में ये शुरुआत से ये परिपाटी बनी है कि बाहर के लोग यहाँ आके और जो राजस्थान के बच्चों का, विद्यार्थियों का हक होता है उस हक को खा जाते हैं। पूरे देश से लोग यहाँ पे आते हैं और गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं, और फिर वो राजस्थान की जनसेवा करना भूल जाते हैं और करप्शन को बढ़ावा देते रहते हैं। शुरुआत से यही रहा है। अब राजस्थान में आज विधानसभा में माननीय मनीष यादव जी ने ये मामला उठाया है। मैं बाकी विधायकों से भी कहना चाहूँगा कि कोई भी मुद्दे हों, ये 5-7 विधायक उठाते हैं, यही बेचारे फिर घूम घूम के मुद्दे उठाते जाते रहे हैं। बाकी 195-190 विधायक तो मेरे को लगता है ये एमएलए क्वार्टरों का, एमएलए आवास, बाकी सुख सुविधाओं का लाभ लेने के लिए उनको जनता ने विधायक बनाया होगा। उनको भी इन मुद्दों को उठाना चाहिए, मजबूती से सरकार के सामने रखना चाहिए। राजस्थान में यह मुद्दा जल्द ही राजनीतिक रूप में महत्वपूर्ण मोड़ ले सकता है, क्योंकि राज्य के युवाओं के रोजगार के अवसर इससे शीघ्र प्रभावित हो सकते हैं। जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर अब तमाम संगठन सक्रिय हुए हैं, सरकार को भविष्य में इस मुद्दे पर कुछ फैसला लेने पर मजबूर कर सकते हैं। सच पे धड़क के लिए कुणाल भटनागर की रिपोर्ट। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले 1 दिवसीय प्रवास यात्रा के तहत आयोजित 25वां राष्ट्रीय
दिव्य कला मेला उद्घाटन कार्यक्रम के तहत उदयपुर पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में मीडिया कर्मियों से वार्ता की। इस दौरान केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य रामदास अठावले ने बताया कि हमारे मंत्रालय में 2 सेक्रेटरी हैं, जिनमें से एक सेक्रेटरी सिर्फ दिव्यांगजन के लिए कार्य करता है। दिव्यांग भाइयों के लिए इस साल का 1200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। दिव्यांगजन के उत्थान को लेकर सरकार की ओर से राष्ट्रीय दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिससे जो दिव्यांग भाई जो अच्छे कलाकार हैं या हस्तकला की ओर से निर्मित सामग्री को आम जनता तक पहुंचाना और दिव्यांग भाइयों को रोजगार उपलब्ध कराने की उपलक्ष्य में इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में दिव्यांग भाइयों की ओर से 100 स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं, जो देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। राजस्थान की शाहपुरा सीट से विधायक मनीष यादव ने विधानसभा में शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया और सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की। उन्होंने निजी शिक्षण संस्थाओं को आरटीई के तहत यूनिट कॉस्ट बढ़ाने और फीस पुनर्भरण बकाया भुगतान करवाने की मांग उठाई। मनीष यादव ने कहा कि आरटीई के तहत भुगतान नहीं होने से निजी शिक्षण संस्थाओं पर आर्थिक भार पड़ रहा है। पाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह रणवत ने राजस्थान विधानसभा में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। उन्होंने सदन को बताया कि जवाई कंजर्वेशन क्षेत्र में गुरुवार को एक पशुपालक भोलाराम देवासी व पिता कानाराम पर पैंथर के हमले और भोलाराम का मामला उठाकर पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और उनकी पत्नी को नौकरी देने की सरकार से मांग की। उन्होंने सदन में बताया कि इस घटना को लेकर क्षेत्र में हजारों की संख्या में पशुपालकों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया। खबर जयपुर से है। छात्राओं के उत्पीड़न मामले में विरोध प्रदर्शन। जगतपुरा महिला पॉलिटेक्निकल कॉलेज में उत्पीड़न का मामला सामने आया। गांधी सर्किल पर महिला संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। मुस्लिम शिक्षक पर शोषण और धर्मांतरण करवाने के आरोप लगे। शिकायत के बाद प्रिंसिपल सैयद मशकूर अली को निलंबित किया जा चुका है। श्रीगंगानगर के रावला से बड़ी खबर। भारत पाक बॉर्डर पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। बीएसएफ इंटेलिजेंस ने 3 किलो हेरोइन पकड़ी है। हेरोइन की कीमत 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रावला थाना क्षेत्र के 3 केएनएम में बरामद हुई है हेरोइन। क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त गश्त बढ़ाई गई है। अलवर के थाना गाजी में आरजीएचएस के तहत फर्जी तरीके से बिल बनाकर भुगतान उठाने के मामले में कार्रवाई करते हुए थाना गाजी के श्रीराम मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। मामले में संदिग्ध भूमिका पाए जाने पर थाना गाजी के जनता क्लिनिक पर संविदा पर लगे डॉक्टर दीपक यादव को भी हटा दिया गया। इसके अलावा आरजीएचएस कार्यालय के तहत राजकोष के नुकसान की भरपाई की रिकवरी की प्रक्रिया जारी है। वित्त विभाग प्रमुख शासन सचिव नवीन जैन सर के आदेश के अनुसार श्री राम हॉस्पिटल एंड फार्मेसी में आरजीएचएस की गड़बड़ी से संबंधित जांच करने के आदेश प्राप्त हुए थे। उस संबंध में सीएमएचओ साहब ने एडीसी महेंद्र जोनवाल और डीसीएमओ डॉक्टर बनवारी यादव एवं डीसीओ संबंधित क्षेत्र डीसीओ की टीम बनाकर जांच। हनुमानगढ़ जंक्शन में घर खड़ी गाड़ियों के टोल काटने का आरोप लगाते हुए नागरिकों ने आज हनुमानगढ़ जंक्शन में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के समक्ष आक्रोश जताया है। इन नागरिकों का आरोप है कि जो गाड़ियां भारतमाला रोड पर चढ़ी ही नहीं और घर पर खड़ी रहीं, उनके भी टोल काट रही हैं। जो गाड़ी भारतमाला सड़क पर चढ़ी नहीं उसका टोल काट लिया गया और एक गाड़ी का दर्जनों गाड़ियों के ऐसे शिकायतें आई और आज हमने विद प्रूफ हमने यहाँ के अधिकारियों को पेश किया तो वो कुछ समझे नहीं, लेकिन हमने जब उनको ढंग से समझाया ना तो वो समझ गए और उन्होंने अब किया है कि जैतपुर
टोल की जो कंपनी है उनके प्लेंटी लगाई है और जो टोल इनका अवैध रूप से काटा गया था उसके लिए वापस किया रिफंड और सॉरी